अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में खिताब के हवाले से, जहां उन्होंने आलमी बरादरी को न सिर्फ मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया है, बल्कि उन्होंने आलमी क़यादतों को भी खबरदार किया है कि ये दोनों तनाज़ात आलमी अमन के लिए संगीन खतरा हैं। उनका कहना था कि फ़लस्तीन में जारी कत्ल गारतगरी और जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी इक़दाम पूरी दुनिया में एक नई जहन्नुम को जन्म दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि भारत को कश्मीर में किए गए एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम वापस लेने होंगे, बसूरत दीगर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि फ़लस्तीन को फौरी तौर पर मुकम्मल रुकनियत दी जाए ताकि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन मुमकिन हो सके। जनरल असम्बली के इजलास में न सिर्फ फ़लस्तीन और कश्मीर के मामलात पर बात हुई, बल्कि वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली, इस्लामोफोबिया और दहशत गर्दी जैसे चैलेंजेस का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि आलमी बरादरी को इन मसाइल से निपटने के लिए मुश्तरका काविशें करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सामना है और इस सिलसिले में आलमी वादों पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सीनियर सियासी रहनुमा और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने पार्लियामेंट की आईनी तरमीम की सलाहियत पर सवाल उठाया और कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट के पास आईनी तरमीम करने का मैंडेट नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मौजूदा पार्लियामेंट को अवाम की नुमाइंदा नहीं समझा जा सकता और खैबर पख्तूनख्वा में उनका मैंडेट चुरा कर दूसरों को दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी तक जहाद जारी रहेगा और लबनान में जारी इसराइली बर्बरियत पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है और कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI और जमीयत उलमा इस्लाम ऐसी आईनी तरमीम पर बातचीत करेंगे जो अवाम को रिलीफ देंगे और जमहूरियत को मजबूत करेंगे। इस हवाले से मौलाना ने यह भी कहा कि सियासी जमातों को जलसे और जुलूसों की इजाज़त ना देना गैर जमहूरी रवैया है और इससे सियासी अमल पर मनफी असरात भी मुरतब होंगे। इस पर हम आगे चलकर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसराइल की लबनान में जारी जो बर्बरियत है उस पर बात कर लेते हैं। इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह को फ़ज़ाई हमले में शहीद करने का दावा किया था। इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली करकी के भी फ़ज़ाई हमले में मारे जाने का दावा किया है। इसराइल ने हफ्ते के रोज़ बैरूत में बंकर बस्टर मिसाइल हमला किया था जिसका हदफ हसन नसरुल्लाह थे, जिसके कई घंटों बाद हिज़्बुल्लाह ने अपने सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक की। यह ऐलान खत्ते की मौजूदा नाजुक सूरत हाल में एक अहम मोड़ भी साबित हो सकता है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जारी कशीदगी मज़ीद बढ़ने का अंदेशा है और इस वाक़े के बाद आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। हिज़्बुल्लाह ने अपने सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक करते हुए ऐलान किया कि इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रहेगी। तंजीम ने कहा है कि वो फ़लस्तीन की आज़ादी और लबनान के अवाम के दिफा में किसी भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर के बाद हमास, इराकी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी, मुक़्तदल सदर और यमन के हौसी ग्रुप समेत मुख्तलिफ मज़ाहमती तंजीमों ने गहरे दुख का इज़हार किया है। हमास के तर्जुमान ने कहा कि यह न सिर्फ हिज़्बुल्लाह बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ा नुकसान है। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामनई ने भी अपने बयान में सेहोनी हुकूमत को खबरदार किया कि वो खित्ते की मज़ाहमती क़ुव्वतों को कमज़ोर नहीं कर सकती। आयतुल्लाह ख़ामनई का कहना था कि हिज़्बुल्लाह लबनान की मजबूत तरीन मज़ाहमती तंजीम है और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बावजूद उनकी तंजीम की मज़ाहमत जारी रहेगी। इसी तनाजुर में ईरान ने इसराइल के हमले को खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा भी करार दिया है और कहा है कि तमाम मुसलमानों का यह फ़र्ज़ है कि वो हिज़्बुल्लाह लबनान के अवाम के साथ खड़े हों। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने भी इसराइली हमलों की मज़म्मत करते हुए इसराइल से अपनी जारियत को जिस तरह से लबनान तक वसी कर दिया है और आलमी बरादरी को फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइल की यह कार्रवाई आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। रूस ने भी इसराइली हमले की मज़म्मत की और इसराइल से फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा किया है। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी तशद्दुद को ख़त्म करने और फौरी जंगबंदी की अपील की है। उनका कहना था कि लबनान में जारी इस तशद्दुद से पूरे खित्ते में अमन अमान को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिज़्बुल्लाह ने अबूरी तौर पर तंजीम के सीनियर रहनुमा नईम कासिम को सरबराह मुकर्रर किया है। ताहम हाशिम सफ़ीउद्दीन को नया मुस्तकिल सरबराह मुंतखब किए जाने का इम्कान है। हिज़्बुल्लाह ने यह भी ऐलान किया है कि वह इसराइल के खिलाफ अपने हमले जारी रखेंगे और इसराइली मकबूजा इलाकों में मज़ीद कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता रात बैरूत में बंकर बस्टर मिसाइलों से हमला किया जिसका मकसद हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाना था। इसराइली मीडिया के मुताबिक नसरुल्लाह इस इमारत में 14 मंजिला ज़ेर ज़मीन पनाह लिए हुए थे। इसराइल के इस हमले में 6 रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं जिससे 8 अफराद शहीद हुए, 91 अफराद जख्मी हुए हैं। मजीद बरां इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी इस हमले में शहीद हो चुकी हैं। ताहम हिज़्बुल्लाह की जानिब से इस खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई।
दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने इसराइल पर जवाबी कार्रवाई करते हुए 65 रॉकेट फायर किए हैं, जिससे इसराइली शहर तल अबीब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को भी फ़ाल कर दिया गया है। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार आमिर हाशिम खाकवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद आप किस तरह से देख रहे हैं लबनान में हिजबुल्लाह की जो मज़ाहमती क़ुव्वत है और तंजीम की जो पोजीशन है, आपको लगता है किसी तरह से मुतासिर हो सकती है? जी आमिर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आमिर साहब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। और अभी हम देख रहे हैं कि जो कार्रवाइयां इस वक्त इसराइल की तरफ से की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी कार्रवाइयां की गई हैं, जिसके नतीजे में 65 रॉकेट फायर किए गए, जिससे इसराइली शहर तल अबीब में हाई अलर्ट जारी किया गया है और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को भी फाल कर दिया गया है। लेकिन इसी मौके पर यमनी अफवाज ने भी बहर अहमर में अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने का भी दावा किया है, जिससे खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा भी शुरू हो चुका है। और ये सूरत हाल खित्ते में एक नए तसादुम की तरफ इशारा करती हुई भी दिखाई दे रही है, जहां हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी आलमी सतह पर असरात भी मुरतब कर सकती है। अब तमाम आंखें जो हैं वो लबनान की तरफ हैं, जहां ये देखा जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद खित्ते में क्या नया मंजरनामा तश्कील पाएगा। इस हवाले से हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में खिताब करते हुए यह बात कही है कि इसराइल के मसले को, कश्मीर के मसले को हल करने की ज़रूरत है और आलमी ताकतों को चाहिए कि वो सामने आएँ और इन तमाम जंगों को रुकवाएँ। गज़ा में जो कुछ हुआ है, गज़ा में तकरीबन 42,000 अफराद को शहीद कर दिया गया है और ढिठाई की हद यहाँ तक है कि इसराइली वज़ीर आज़म अभी भी इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वो गज़ा से तमाम लोगों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। तो अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे खित्ते के लिए ही, उन तमाम अरब ममालिक के लिए भी जो इस वक्त चुप साधे बैठे हैं और इसराइल की देख रहे हैं कि इस बर्बरियत पर कोई भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में हमने देखा है कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब करने के लिए पहुंचे हैं, जब एक बड़ा क्लियर स्टांस था पाकिस्तानी हुकूमत का जो कि इस अहम प्लेटफॉर्म पर लिया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म का भी बॉयकॉट किया गया है पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से भी और बहुत से ऐसे नुमाइंदगान की तरफ से भी जो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में मौजूद थे। शदीद तज़ीक़ का सामना भी करना पड़ा। आमिर हाशिम खाकवानी साहब ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया। आमिर साहब, हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद आप किस तरह से देख रहे हैं लबनान में हिजबुल्लाह की जो मज़ाहमती क़ुव्वत है और उनकी तंजीम की जो पोजीशन है, वो आपको लगता है कि मुतासिर हो सकती है? देखिए, मुतासिर यकीनन होगी, क्योंकि हसन नसरुल्लाह एक बहुत बड़े लीडर थे, एक लेजेंड थे लबनान में और ज़ाहिर है बहुत मकबूल थे, उनकी मकबूलियत भी ज्यादा थी और हिजबुल्लाह के वो एक बिल्कुल गैर मुतनाज़ लीडर थे। ये एक बड़ा लीडर होता है ना जिसमें कोई किसी किस्म कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो उनकी पोजीशन मजबूत थी और पॉपुलर भी थे, अपने आवाम में भी पॉपुलर थे। और हिजबुल्लाह सिर्फ मिलिटेंट तंजीम नहीं है, उसका एक पोलिटिकल रुख भी है। उसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं, लबनान में इलेक्शन में वो सीटें जीतती है। तो हसन नसरुल्लाह का ये सारा मुख्तलिफ किरदार थे और एक तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, एक बहुत एक्सपीरियंस तजुर्बाकार और पॉपुलर लीडर के जाने से, शहादत से मोराल पे भी फर्क पड़ता है ओवरऑल, क्योंकि वो एक नाकाबिले तस्कीर, नाकाबिले शिकस्त समझे जाते थे। एक लंबे अरसे से इसराइल ने बहुत बार इन पे हमले करने की कोशिश की, यानी पिछले 20 सालों से कम से कम इसराइली इस पे लगे हुए थे, अब जाके कामयाब हुए। दूसरा ये है कि अभी ये जो इसराइल ने अटैक की है, इसमें हिजबुल्लाह के सिर्फ हसन नसरुल्लाह नहीं, उनकी कई और लीडर और उनके अहम कमांडर शहीद हुए। एक लिहाज से जो बिल्कुल कमांडर्स की तो जो एक टॉप लिस्ट है, उनमें से बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं और उनके कई, मेरे ख्याल में जो मिसाइल लॉन्चर्स उनके जो अड्डे या ठिकाने वो भी तबाह हुए होंगे यकीनन। और इसराइलियों की पूरी कोशिश ये है कि असल में जो उनकी कैपेसिटी है मिसाइल अटैक करने की और मिसाइल जो उन्होंने जहाँ पे स्टोरेज किए होंगे उनको तबाह किया जाए। अब वो किस हद तक, कितने हद तक कामयाब है, अभी हमें एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है, क्योंकि जब हिजबुल्लाह का पूरा रिएक्शन सामने आएगा कि जवाब में कितने मिसाइल लेकिन फेंकते हैं वो तब पता लगना है। लेकिन बहरहाल खासा डैमेज तो हुआ है, कोई शक नहीं। लेकिन ये समझना कि हसन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह खत्म हो गई है, ये भी गलत है, क्योंकि हिजबुल्लाह में काफी लोग हैं, काफी बड़ी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसी तरफ आ जाते हैं, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह के जो नए अबूरी सरबराह हैं नईम कासिम, वो आपको लगता है तंजीम की क़यादत को संभालने के उस तरह से अहल हैं, उस तरह से काबिल हैं, या उनकी क़यादत में कोई हिकमत अमली की तब्दीली मुतवक्के है? नहीं, इस वक्त तो हिकमत अमली क्या होनी, इस वक्त तो हिजबुल्लाह का असल टारगेट यही होना है कि वो इंतकाम ले, बदला ले, ज्यादा से ज्यादा इसराइल को नुकसान पहुंचाए। और इस वक्त कोई भी लीडर उससे फर्क ज्यादा बड़ा नहीं पड़ना, क्योंकि इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा होना है कि इसराइल को ज्यादा से ज्यादा
डैमेज पहुंचाने की कोशिश की। और दूसरी बात है, हिजबुल्लाह पे बड़ा इन्फ्लुएंस है ईरान का, उसकी बहुत सारी पॉलिसियों में, चीजों में ईरान का बहुत इन्फ्लुएंस है। अब ईरानी इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा जब आपका एक्सपीरियंस बड़ा लीडर नहीं होता, जाहिर है फिर दूसरा जो आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं, आपके हामी होते हैं, आपके साथ ताल्लुक जिनका होता है, उनका फिर आपको बात ज्यादा मानते, ज्यादा असर बढ़ जाता है उनका। तो जो नईम कासिम साहब है, ये तो सिर्फ मेरे ख्याल चंद दिन के लिए ही है, इसके बाद नए अमीर का ऐलान हो जाएगा। कोई अभी फिलहाल सरे दस्त कोई जल्दी हिजबुल्लाह में ना फर्क पड़ना है, ना ग्रुप बढ़ना है, क्योंकि इस वक्त जंग की कैफियत है। जंग की कैफियत में कोई भी अलग होने का या वो एक तरह उस पर बिट्रे का और गद्दार का इल्जाम लगता है। वैसे भी हिजबुल्लाह मोटिवेटेड लोग हैं, हाईली मोटिवेटेड लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, नजरियाती लोग हैं, जाहिर एक मिशन उनका है। और इस वक्त उन पे जो इस तरह की कैफियत हो रही है, वहां पे कई हजार लोग तो वहां पे शहीद हो चुके हैं इसराइल की मुसलसल बमबारी से लबनान में, साउथ लबनान में खासतौर पे। तो उन्होंने तो इसका पुरजोर और भरपूर अटैक ही करना है, इसलिए हिजबुल्लाह पे फौरी फर्क नहीं पड़ना। इस सेंस में नहीं होगा कि उसकी ग्रुपिंग नहीं होगी, रिफ्ट नहीं होगी। ये अगर कुछ होगा भी, उदाहरण खास्ता, हम तो चाहते हैं लकड़ी इंटैक्ट रहे मुसलमान सारे जानते का, लेकिन अगर हुआ भी तो कुछ अरसे बाद होगा, अभी नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से अब बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है, ईरान की तरफ से बात की गई है, तुर्की ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है, रूस जैसे ममालिक के बयानात हैं, और ये जो रद्द-ए-अमल है खत्ते में मौजूद कशीदगी पर, आपको लगता है कोई असर हो सकता है? अगर हम इसराइल की बात कर रहे हैं, इसराइल पर मेरा नहीं ख्याल किसी का प्रेशर है, लेकिन अगर आलमी बरादरी की जानिब से आपको लगता है किसी पाबंदी का सामना इसराइल को भी करना पड़ सकता है इन फ्यूचर? कुछ जीरो बल्कि माइनस में कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह यह कि कोई भी पाबंदी अक़वाम मुत्तहिदा से तब लगेगी जब अमेरिका उसको वीटो ना करे। अमेरिका इसराइल के खिलाफ हर करारदाद को वीटो कर देता है, तो आप जानते हैं जब वो एक सुपर पावर पूरी तरह खुल के साथ हो इसराइल के, तो इसराइल को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आलमी सतह पे। और ये रद्द-ए-अमल भी ऐसे ही है, कोई खास नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसको आप कहेंगे मुसलमान जब बहुत इकट्ठे हो गए। आप देखें ना कि बहुत सारे कई मुस्लिम मालिक बिल्कुल खामोश है, उनकी आपको आवाज ही सुनाई नहीं दे रही। तो ये सब ज़ाहिर अफसोसनाक है। और इसराइल जितना एक जालमाना अंदाज में जा रहे हैं, और वो देखे ना वो आप अटैक बढ़ाता जा रहा है। इस्माइल हानिया, ईरान तो अभी तक इस्माइल हानिया की शहादत का भी जख्म जो है ना वो भी उनको खड़ा है अब, लेकिन खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी और वो इम्कान बढ़ने की हैं, क्योंकि इसका रिटेलिएशन लाजमी होगा। ईरान करता है, लबनानी हौसी कितना करते हैं, और ये और थोड़ा सा शामी भी कर सकेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह का ईरान का रिएक्शन कितना बड़ा होता है। अगर इसराइल के अंदर ईरान ने दोबारा मिसाइल अटैक किया, तो फिर इसराइल जवाबन ईरान पे हमला कर सकता है, फिर ईरान पे हमला कर सकता है बाकायदा। तो अगर अटैक किया गया तो फिर जंग बढ़ेगी, यानी जंग का खतरा मौजूद है उस खत्ते में फैलने का, बहुत ज्यादा इम्कान हैं जंग का खतरा। और इसी की कोशिश हो रही है कि जंग तक मामला ना पहुंचे, एक दूसरे को राकेट ऊपर फेंकते रहे, जंग तक रहे मामला, यही कोशिश करी होगी दूसरे मुल्क आसपास के। बिल्कुल आमिर साहब, जिस तरह से आप भी फरमा रहे हैं, अभी हमने देखा कि गजा की हम बात कर लें, लबनान की बात कर लें, या यमन की बंदरगाह पे फिर एक बड़ा फ़ज़ाई हमला किया गया है, और जिस तरह से फ़ज़ाई हमले किए जा रहे हैं, 105 से ज़्यादा अफराद 24 घंटे के अंदर अंदर शहीद हो चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि मज़ीद एस्केलेशन होगी इस मामले को लेकर। अमेरिका का रोल किस तरह से देख रहे हैं? अमरीकी सदर के बयान के मुताबिक अगर देखें, वो ये कह रहे हैं कि अमरीका को बैरूत हमले का इल्म नहीं था। इसका इसराइल के साथ अमरीका के ताल्लुकात पर आप क्या समझते हैं, क्या असर पड़ेगा? क्योंकि सभी जानते हैं कि इसराइल के तमाम कामों के पीछे अमेरिका ही मौजूद है। वो एक स्टेटमेंट देकर अपने आप को किसी सूरत तो साइड पर नहीं कर सकते। तो ये जो एस्केलेशन है, ये अमेरिका की मर्जी के बगैर तो नहीं हो रही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन असल में ये है कि इसराइल इतना बेलगाम हो चुका है, और इतना खासतौर पर ये जो उनकी मौजूदा रजीम है वहां पर हुकूमत इसराइल की, वो इतने ज्यादा बेलगाम हो चुकी है कि अमरीकी की परवाह नहीं करे। इस वक्त अमरीका में एक कमजोर प्रेसिडेंट है, अमेरिकी तारीख का शायद कमजोर तरीन प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। और आप देखें जब इलेक्शन होने जा रहे हैं ना, 5 नवंबर को इलेक्शन हो रहा है, तो ये आखिरी महीना जो होता है इसमें वैसे भी लेम डक समझी जाती है, लंगड़ी बतख, जो पोलिटिकल साइंस की सलाह है कि उसमें हुकूमत कमजोर होती है। और बदकिस्मती है कि वहां जो इलेक्शन कैंपेन हो रही है, इलेक्शन कैंपेन में वहां पे जूश लाबी बहुत ताकतवर है, मजबूत है, तो उसको वोट लेने की खातिर डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, दोनों बढ़ चढ़ के इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका के से तो वैसे भी कोई उम्मीद कभी नहीं रखी जा सकती। इसराइल का तो बहुत ही शदीद किस्म का हामी है। इस वक्त तो 0 से भी कम चांस है कि अमेरिका की तरफ से कोई इसराइल की मजम्मत हो या कोई हो। अमेरिकी सिर्फ एक बयान देके कि हमें पता नहीं था कि इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते, लेकिन बस वो भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है। हाँ, अमेरिकी ये यकीनन चाहेंगे कि खित्ते में जंग ना हो, क्योंकि जंग खित्ते में होना उनके मफादात को मुतासर करेगी, लेकिन इसराइली
अपने रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं बार बार, और अमेरिका में व्हाइट हाउस की जो हुकूमत है, व्हाइट हाउस जो है वो इतना कमजोर है कि वो इसराइल को रोकने के काबिल नहीं है इस वक्त। ये ठीक है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन उसमें तो हम यही देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जो जारी कशीदगी है वो पूरे खत्ते को एक बड़े जंगी तनाज़े की तरफ भी धकेल सकती है। इस तनाजुर में आप किस तरह से देख रहे हैं? तमाम अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक वहाँ पर मौजूद हैं, उनको नहीं ये चीज़ें दिखाई दे रही, कोई बयानात सामने नहीं आ रहे, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तमाम मुल्क ताकतवर मुल्क हैं। देखिए, बदकिस्मती है कि उस खत्ते में एक सुन्नी और शिया मुस्लिम ब्लॉक की एक तकसीम मौजूद है। तो जो ईरान के हामी, अब देखें हिजबुल्लाह चूंकि उसी शिया ब्लॉक में प्रो ईरान ब्लॉक है, ये इराक हो, शाम हो, लेबनान के हौसी हो और हिजबुल्लाह हो और ईरान हो, एक ही ब्लॉक है। अब इन सब का रिएक्शन आपको ज्यादा शदीद नजर आएगा, लेकिन आप देखें जो दूसरा ब्लॉक है वो उस तरह उसको खुल के कंडेम ही नहीं कर रहे, कोई पोजीशन नहीं ले रहे कि जिन ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे, सफारती ताल्लुकात 2-3 साल पहले ये जो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद उन्होंने उनमें से, आप देखिए गजा में सब कुछ हो गया, 40,000 50,000 कितने लोग शहीद हो गए, इतनी तबाही फिर हो गई, लेबनान भी इतना हो गया, उनमें से किसी ने सफारती ताल्लुकात तक भी मुअत्तल नहीं किए। तो आप देख लें कि कितना एक बड़ा वाज़ेह तज़ाद है चीजों में। तो बस ऐसे ही एक देखें, मैं इस पे कहना चाह रहा हूँ, कल मैंने बात की थी, अब हम इस पे फेसबुक पे एक पोस्ट लगाते हैं तो हमारी पोस्ट डिलीट हो जाती है। तो हम मुसलमानों ने मुकाबला क्या करना है कि हम अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ऐसा नहीं बना सके जिसमें हम अपनी आवाज बुलंद कर सके। लेकिन कमजोरी की इंतहा ये है कि पूरे अरब दुनिया ने, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड ने, इतने मुल्क है, इतना पैसा, इतने वसाइल हैं, तो एक सोशल मीडिया ऐप भी ऐसे नहीं बना सके जो फेसबुक के मुकाबले, ठीक है मुतबादिल नाम पूरी मुकाबले के ना भी हो, मुतबादिल हो कि जहाँ पे मुस्लिम जो है वो अपनी राय का इजहार कर सके आजादाना। हम ये भी नहीं जब कर पा रहे, हमारे पास इतने हम डिपेंडेंट है, तो मुकाबला हमने क्या करना है। और अस्करी असल में ये वो टेक्नोलॉजी वार, इसराइल ने टेक्नोलॉजी में एज बहुत बढ़ा लिया है। और दूसरा जो बड़ी खतरनाक बात हुई है कि लगता है कि उसने हिजबुल्लाह के अंदर इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बनाया अपना। देखे ना हसन नसरुल्लाह की जगह का पता कैसे चला उनको, ये तो बहुत खुफिया रहती जाती है, उनकी मूवमेंट बहुत ही खुफिया होती थी और इतने सालों से। अब उन्होंने एग्जैक्ट उस जगह पे वार किया, 14 मंजिला ज़ेरे जमीन वो उस वक्त मौजूद थे जी, और बंकर था और इसी मकसद के लिए था कि मिसाइल हमले से बचाव के लिए। लेकिन उन्होंने हमला भी मिसाइल का वो उसी एक टारगेटेड पॉइंट पर इतना बड़ा फेंका कि वो सारा जो बंकर जो उनके सारे वो टूट गया। बंकर बस्टर बम था ना, तो मैं कहने वाला था इससे पहले जो नंबर 2 थे 3-4 दिन पहले अकील साहब, वो भी शहीद हुए। तो और हिजबुल्लाह के लीडर भी, तो उनकी जो रिहाइश गाहें हैं, उनके जो ठिकाने हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, उन सब पे जो जिस तरह टारगेट अटैक हो रहे हैं। और उससे पहले हमने देखा पेजर का मामला और वाकी टाकी का, कि जो इंतहाई एक प्राइवेट चीज होती है, आपके पास आपका मोबाइल है, उस तक अगर इसराइलियों की एक्सेस हुई है और उन्होंने ब्लास्ट करा के, ब्लास्ट तो बाद में कराया ना, आप अंदाजा लगाए उससे पहले उन्होंने इंफॉर्मेशन कितनी इकट्ठी की होगी, सारे मैसेजेस पेजर पे होंगे, सारी गुफ्तगू वाकी टाकी पे होती होगी, तो वो रिकॉर्ड हो रही होगी, या पता क्या क्या कुछ हो रहा होगा। तो वो इन्होंने हिजबुल्लाह को टेक्नोलॉजी के हिसाब से और इंटेलिजेंस के हिसाब से मात दी है। और ये बात हसन नसरुल्लाह शहीद ने अपनी आखिरी स्पीच में भी कही, और उन्होंने माना कि हमें इस मामले में शिकस्त हुई है। लेकिन उनका था कि जंग है, और ये बात ठीक है, जंग है, अभी खत्म नहीं हुई, हिजबुल्लाह भी कामयाबी हासिल कर सकती है, जो अभी कार्रवाई कर सकती है। और इसी तर्ज पर हमने देखा कि इस्माइल हानिया को भी निशाना बनाया गया था जब वो ईरान में मौजूद थे। अच्छा, दूसरी तरफ अब हम ये देख रहे हैं कि गुंजानाबाद इलाकों में भी जब ये कहा जाता है जब भी कोई जंग होती है इस तरह के अटैक्स नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ज़ेर ज़मीन इसका फिर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप नहीं देख रहे कि किसी किस्म का भी कोई आलमी कानून, उसकी कोई पासदारी इसराइल पर लागू नहीं है। कोई दूसरा मुल्क होता है, तमाम ममालिक खड़े हो जाते हैं उस पर पाबंदियां लगाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल इसमें 100% सच बात है। अब आप देखें ना, यही अगर पेजर अटैक, इस तरह के अटैक अगर रूस ने कराए होते तो अमेरिका और पूरा वेस्ट, पूरा उनका ये CNN, BBC, सारे जो इंटरनेशनल चैनल इतना एक तूफान खड़ा करते हैं कि जी देखिए जी सिविलियंस मारे गए हैं, ऐसे लोग, उसमें बच्चे भी उसमें कोई उनकी डेथ हुई थी। और खवातीन लोग, खून तो किसी के हाथ में भी हो सकता है ना, बच्चों के हाथ में ज्यादा होता है, तो आप इतना इंसानी हकूक का मसला बना देते। लेकिन अब जब इसराइल ने की है तो पूरा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया खामोश है, चुप है, कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल। यानी आलमी ज़मीर में हमने कोई चीज रही नहीं है इस गजा के बाद और इस लेबनान के बाद। तो इतना क्लियर हो गया पिछले 25-30 सालों में, हम जो सारे ये ढोंग, अब लगता है कि ढोंग है इंसानी हकूक और ये सारी बातें, फर्द और जान और जमीर और सब चीजें, सब एक बकवास और ड्रामा है। और जिसकी ताकत उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है, जिसके बाद बेपनाह वहशाना ताकत है,
वो उसे बहुत बेदर्दी और सफाकी है और बेरहमी से इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। पाकिस्तान का स्टांस अलबत्ता इस पे ठीक रहा है, इसको हमने बहुत कैटेगोरिकली कंडेम किया है। अभी जो अब बिल्कुल आमिर साहब, पाकिस्तान के स्टांस पर भी मैं अपना जो अगला सेगमेंट है उसमें आपसे ही हम गुफ्तगू करेंगे। एक लास्ट कमेंट मैं लबनान वाले इशू पर बस चाह रहा हूं आपकी तरफ से कि लबनान की हम मईशत पहले से देख रहे हैं कि जरा बिगड़ती हालत में मौजूद है, इस जंगी माहौल का फिर उन पर क्या असर होगा? बहुत डैमेजिंग, बहुत वहां पे बहुत ज्यादा मसाइल हैं, बेरोजगारी और चीजें बढ़ रही हैं। आप तो आप देखें ना, ये तो पूरी एक तरह की कमर तोड़ने वाली बात है, क्योंकि हिजबुल्लाह खुद भी लबनान की इकॉनमी में उसका एक अहम हिस्सा है। जब वो एक तंजीम की तरफ मुतासर होगी, क्योंकि वहां उनका फ्लाई नेटवर्क है, चैरिटी नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क है वहां पे, अस्पताल और डिस्पेंसरियां बहुत सारी लबनान, बैरूत में और साउथ लबनान के और जगहों पे हिजबुल्लाह ने बनाई हुई है, तालीमी इदारे हैं, सब कुछ है ये। और हिजबुल्लाह का अगर डैमेज होता है, बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर टूटता है, तो सब चीजें मुतासर होंगी, फंडिंग मुतासर होगी। और आप देखें ना, जहां जंग की सूरत हाल हो, वो बाहर से कौन आएगा वहां पे? इन्वेस्टमेंट दूर की बात है, वहां तो कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई मीटिंग रखी जाए, उसके लिए भी कोई नहीं आएगा। और कैजुअलिटीज इंसान जानी अलग हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग तबाह हो रहा है। तो ये तो लबनान का तो बिल्कुल एक तरह का, जिसे हम कहते हैं ना यहाँ पे सराइकी पंजाबी में, कि भाई मठा बैठ जाने बात है। बिल्कुल बहुत ज्यादा डैमेज है, क्योंकि इकॉनमी पर डैमेज हुआ। मतलब अभी और बहुत सारे मसाइल आएंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह उनकी एक पावर शेयर होल्डर की, उसमें वो भी सब चीजें नए सिरे से डिस्कस होगी। हसन नसरुल्लाह के बाद का लबनान एक और लबनान होगा। अभी हमें अभी तो बिल्कुल अभी 2-3 दिन हुए हैं ना, अगले दिनों में अंदाजा होगा, अगले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में, कि क्या क्या उसकी पेचीदगियां और क्या क्या उसके गंभीर मसाइल सामने आएंगे। तो हालात अल्लाह रहम करे बहुत ही पेचीदा और खतरनाक हो गए। ठीक है आमिर साहब, अब आ जाते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जनरल असेंबली में खिताब के हवाले से। आप क्या देख रहे हैं, आलमी बरादरी पर यह खिताब क्या असर डाल सकता है? जिस तरह से पाकिस्तान का स्टांस बहुत क्लियर है कश्मीर के मसले को लेकर, फ़लस्तीन के मसले को लेकर, ये जो बयानात कश्मीर और फ़लस्तीन के बारे में वज़ीर आज़म ने दिए हैं, कोई मुस्बत पेशरफ्त आपको लगता है मुमकिन है, या फिर पाकिस्तान को एक जिसे हम कहें कि कुछ ममालिक के साथ बैठ कर बात करनी पड़ेगी और फिर अक़वाम मुत्तहिदा फोरम में जाकर थोड़ा प्रेशराइज करना पड़ेगा? देखिए, आलमी बिरादरी पे तो असर तो पता नहीं कितना बढ़ता है। पाकिस्तान का भी ज़ाहिर इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है जो एक जमाने में था, पाकिस्तानी इकॉनमी और मसाइल। लेकिन देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि आपका एक नेशनल स्टैंड, इससे पता लगता है कि पाकिस्तान खड़ा कहां पर है। तो ये गजा के मामले में पाकिस्तान का बहुत मजबूत स्टैंड रहा है, और हमारे कई मुस्लिम ममालिक की निस्बत पाकिस्तान ने बड़े क्लियर रहा है। और अब फिर बहुत ही शिद्दत से इन्होंने और उसको कंडेम किया है, हसन नसरुल्लाह की शहादत को और बाकी चीजों पे, और फलस्तीन के मामले में। और ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि उनको एक मुस्तकिल रुकनीयत दी जाए। अभी तक मुस्तकिल रेगुलर पूरा एक फुल मेंबरशिप नहीं है ना अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन की। तो ये मुतालबा अहम है, पाकिस्तान का स्टैंड अहम है। वो मानी जाए बात, ना मानी जाए तो अलग बात है, लेकिन इस मौके से आप अपना क्लियर करते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। अब ये यहाँ पे ईरान खड़ा है, तुर्की खड़ा है, ये सारे मुल्क खड़े हैं, पाकिस्तान वहां पे खड़ा है। दूसरी जो सबसे ज्यादा अहम बात है, कश्मीर पे जो बहुत स्ट्रांगली उन्होंने बात की है, और आप देखें तो इंडियंस भी काफी तकलीफ हुई है, बड़ा रिएक्ट उनकी तरफ से आया है। उनके वहां पे जो वेस्टर्न खातून, उन्होंने बहुत रिएक्ट किया है। कश्मीर पे जरूरी इसलिए भी है, पाकिस्तान के अंदर भी इसके पोलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है ना। अगर कोई पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अगर आलमी इदारे पे कहीं जाके आलमी फोरम पर, ये जो कह रहे हैं जनरल या कहीं पे भी किसी भी आलमी इदारे में, अगर वो कश्मीर पे अगर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं लेता, तो पाकिस्तान के अंदर भी उसका रिएक्शन होता है। लोगों को लगता है कि ये कंप्रोमाइज हो गए हैं, तो इंडिया के साथ दोस्ती के चक्कर में कश्मीर को ऐसा कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का ये मौके बहुत मजबूत, बहुत क्लियर, कश्मीर पे बड़ा उन्होंने कश्मीर और फलस्तीन को लिंक करने की कोशिश की, जो कि बड़ी अच्छी मूव है, अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को ये तो नजर आ रहा है ना कि फलस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है। तो उन्होंने कश्मीर को भी याद दिलाया कि इसमें वैसा ही जुल्म हो रहा है। तो मैं समझता हूँ एक नेशनल मौकिफ है, इसको बिल्कुल पॉलिटिकल डिफरेंसेस किसी के भी हो सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब से, मुस्लिम लीग से, किसी भी पार्टी से, लेकिन नेशनल मौकिफ को हमें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप सब किस तरह से देख रहे हैं? दहाइयां गुजर चुकी हैं, हम देख रहे हैं भारत और इसराइल की पॉलिसियों पर अक़वाम मुत्तहिदा में बातचीत तो मुसलसल होती है, लेकिन अमल दरामद का फुकदान वहां पर फिर क्यों है? आलमी बरादरी इन मसाइल पर अमली इक़दाम क्यों नहीं उठा रही? आलमी बरादरी असल में देखें जी, बात सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान को ताकतवर होना पड़ेगा, मुआशी तौर पर ताकतवर होना पड़ेगा। मसले उसके हल होते हैं जो ताकतवर हो। अक़वाम मुत्तहिदा से मसले हल नहीं होते, अक़वाम मुत्तहिदा से उनके मसले हल होते हैं सुपर पावर जिनके साथ हो, और उनके मुकाबले में ऐसी सुपर पावर ना हो जो वीटू कर सके। एक जमाने में पाकिस्तान के साथ अमेरिका था और बरतानिया वगैरह, जब पाकिस्तान अफगान वार में था उस वक्त, खासतौर पर 80s में, उस वक्त रूस हर ऐसी करारदाद को वीटू कर देता था इंडिया के हक में। तो इंडिया पाकिस्तान से सफारती तौर पर, माशी तौर पर
बहुत ज्यादा ताकतवर सब ऑप्शन ज्यादा है, उन लोगों के इंटरेस्ट उनसे ज्यादा वाबस्ता है, तो नहीं कर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा तो यही है कि ज्यादा किसी बड़ी जंग को फैलने से रोके, इसके अलावा उसकी कोई खास अफादियत नहीं रही। बस एक आलमी इदारा है, उसकी एक अलामती हैसियत है। पाकिस्तान को हमें ताकतवर बनाना, अपने आप को मजबूत बनाना। जब देखें ना, जब हम इधर उधर दाएं बाएं अपने हमसायों पे और इधर उधर हम हाथ फैलाएंगे और उनकी तरह बैगर की तरह देखेंगे, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि भी कर्जों के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, रोल ओवर कर दें, ये कर दें, हम अपनी मैशत को ठीक नहीं करेंगे जब तक, तो ये मसले रहेंगे। हमें मार्टी तौर पर अपने आप को ताकतवर बनाए और साथ ही फिर मिलिटेंसी भी, मिलिटेंट हवाले से भी ताकतवर बनाए। अब देखें ना, एटम बम के बाद अगर लेबनान इन जगहों पे हमले सारे, अब इसराइल हर जगह कर रहा है, जब चाहता है वो ईरान पे अटैक कर देता है, शाम पे कर देता है। पाकिस्तान पे इस तरह के अटैक के बारे में इंडिया क्यों नहीं सोच सकता, क्योंकि पाकिस्तान का मजबूत डिफेंस है। अभी देखा ना, जो उन्होंने अटैक किया था चंद साल पहले, अभी नंदन वाला वाकया आपको याद ही होगा ना, तो हमने सबक सिखाया कि बाद, तो ये हमें असल ये पता लगता है कि आप एक मजबूत और ताकतवर हो, तब आपको दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देती है। हम इस वक्त मिलिट्री के हिसाब से अच्छे मजबूत स्थिति में एक अहम ताकत है, हमें माशी तौर पर कमजोर हुए हैं, अपनी मैशत को बेहतर करना होगा, अपने कर्जे उतारें, अपनी बिल्कुल मैशत को बेहतर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार आमिर हाशिम खाकवानी साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में पैंथर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मार्कोर्स को 5 विकेट से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया है। मार्कोर्स के कप्तान इफ्तिखार अहमद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनके हक में नहीं आया। ओपनिंग बल्लेबाज ज़ैन अब्बास सिर्फ 6 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, जबकि कामरान गुलाम भी 2 रन बना सके। तजुर्बेकार फखर जमान ने 46 और हसीबुल्लाह ने 27 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन उनके बाद बिस्मिल्लाह खान के 16 रन के अलावा कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर्स में न जा सका और पूरी टीम 122 रन पर ढेर हो गई। पैंथर्स के मोहम्मद हसनैन और इरफात मिन्हास ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 3-3 विकेटें हासिल की और मार्कोर्स के बल्लेबाजों को दबाव में रखा। हदफ का ताकुब करने उतरी पैंथर्स की टीम ने धीमी लेकिन पुरअतमाद आगाज किया। अब्दुल वाहिद ने 41 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर टीम को मजबूत बुनियाद फराहम की, जबकि साजिद खान ने 15 और उस्मान खान ने 13 रन बनाए, जबकि रिजवान महमूद ने 16 रन और कप्तान शादाब खान ने 14 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिला दी। पैंथर्स ने मतलूबा 123 रन का हदफ 18 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल करके चैंपियंस वनडे कप अपने नाम कर लिया है। इसी पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सत्ती ने हमें ज्वाइन किया। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो पैंथर्स की फाइनल में कामयाबी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। जब हम शादाब की कैप्टनसी देख रहे हैं तो आपको लगता है कि उनकी कैप्टनसी की वजह से जीत मिली है उन्हें? नहीं जी, अगली टीम कमजोर थी। कप्तानी का ठीक है, एक फैक्टर होता है डेफिनेटली। वो पीएसएल में भी कुछ सीजन से वो कप्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी एक सीरीज में कप्तानी कर चुके हैं। फैक्टर्स तो होते हैं, लेकिन ओवरऑल दूसरी जो टीम है उन्होंने क्रिकेट बहुत बुरी खेली है। जब आप फाइनल में 120 या 30 इतने में ढेर हो जाएंगे तो फिर अगली टीम के लिए तो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, 5 उनके भी आउट हो गए थे, लेकिन ओवरऑल कोई आप ये कहेंगे कोई कंपटीशन फाइनल में इतना अच्छा देखने को नहीं मिला। बहरहाल मुबारक हो पैंथर्स की टीम को, उन्होंने टाइटल लिफ्ट किया। ठीक है। अच्छा, मार्कोर्स के अगर इब्तदाई बल्लेबाजों की हम बात करें तो वो नाकामी हम इसी तरह से देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम, नेशनल टीम के भी जो प्लेयर्स हैं वो एक के बाद एक गिरती चली जाती हैं विकेटें। फ़खर जमान की अगर हम बात करें, हसीबुल्लाह की इनिंग्स, आपको लगता है कि इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो टीम को बेहतर पोजीशन पर ला सकती थी? जी, ऊपर से इनकी 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी। हसनैन ने बहुत अच्छा अपनी पेस से बीट किया था, ज़ैन नवाज आउट हुए थे, फिर कामरान गुलाम को ट्रैप किया था, मोहम्मद हसनैन ने अपनी रफ्तार से ट्रैप किया था। फिर जो अच्छी पार्टनरशिप बनी ना, बेसिकली जो कमर तोड़ी है वहां पर मार्कोर की टीम की, वो साजिद खान ने तोड़ी है। जहां पर 2 सेट बैट्समैन थे, हसीबुल्लाह और फखर जमान, उन दोनों को उन्होंने आते साथ ही आउट कर दिया। और वो जब वो आउट हुए ना तो उसके बाद ये संभल नहीं पाई है इस वक्त पैंथर्स की टीम, जो मार्कोर की टीम है। और फिर एक एक करके उनके जो तर्कश के तमाम तीर बिखरते गए। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आप ये देखें तो इनकी टीम में अगर आप देखेंगे सारे ओपनर खिलाए हुए थे। ऊपर ज़ैन अब्बास भी ओपनर है, फखर जमान भी ओपनर है, कामरान गुलाम टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, हसीबुल्लाह भी काइंड ऑफ ओपनर आप कह सकते हैं, बिस्मिल्लाह खान भी ओपनर है। तो कि अगर आप रेसिपी देखेंगे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कहाँ पे है? मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को पता होता है मिडिल ऑर्डर में कैसे खेला जाता है। तो जब तक आपका जो एक रेसिपी ठीक नहीं है ना, तो फिर टीमें इसी वजह से स्ट्रगल करती हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलने का स्पेशलिस्ट होता है। तो जिस वजह से लैक ऑफ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, हम यही गलती पहले पाकिस्तानी टीम में भी करते हैं। अक्सर टीमों में अभी भी इस टूर्नामेंट में हमें देखने को मिला है कि ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में खिलाया जा रहा है और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है वो नहीं थे। और यही एक बड़ी वजह भी बनी है मार्कोर की जो है ना क्रम्बल करने की।
ठीक है अहमद, जिस तरह से चैंपियंस वनडे कप अब हमने देखा कि इसी एक नजरिए से कराया गया था कि पाकिस्तानी टीम नेशनल टीम के लिए हमें बैकअप प्लेयर्स की जरूरत है। आपको क्या लग रहा है कितने बैकअप प्लेयर्स इस टूर्नामेंट से हमें मिले हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया आपकी नज़र में? अगर हम उस्मान खान की बात करें, टूर्नामेंट के बेहतरीन बैटर हैं, विकेट कीपर हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद हसनैन को बेहतरीन बॉलर ऑफ दी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला है। तो आपको लगता है कि इस तरह का जो नया टैलेंट है वो जल्दी ही अब नेशनल टीम में हम देखेंगे? देखिए, मोहम्मद हसनैन 2019 से खेल रहे हैं, वो नया टैलेंट तो नहीं है, वो भी आप कह सकते हैं वो कमबैक के लिए अपना एक केस मजबूत कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये है कि टूर्नामेंट है कि कोई भी टूर्नामेंट होता है उसमें परफॉर्मर तो होते हैं, कोई बैटिंग में अच्छा करता है, कोई बॉलिंग में अच्छा करता है। बात मेरा नुकता ये है कि चले पहले थोड़े पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। कुछ के जो नए लड़के सामने, आकिब जावेद जो है उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी रफ्तार से बॉलिंग की, उसका बड़ा अच्छा था। हसनैन का कमबैक बहुत अच्छा हुआ है। एक ही इनिंग्स के लिए कंसिस्टेंसी नहीं दिखा सके लेकिन पोटेंशियल जरूर है, दिखाया। अब्दुल समद ने जो फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं। फिर हैदराबाद का एक नौजवान है रिजवान महमूद, उसको माशाल्लाह से उन्होंने मौका नहीं दिया, जो बहुत अच्छा बैट्समैन है। उसने 2 मरतबा उसकी बैटिंग आई, दोनों बिल्कुल आखिरी ओवर्स में। उसने कल फाइनल में भी 2 जो शॉट्स खेले इतने शानदार शॉट्स थे, जो मतलब पता चलता है कि लड़का काफी टैलेंटेड है, यंग लड़का है, रिजवान महमूद है। तो ये 3-4 लड़के थोड़े से ज्यादा इसमें इस टूर्नामेंट के अंदर हाई जो है उनको ठीक है। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सत्ती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इस वक्त कलअदम करार दे दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने अदालत में सुनाया। सईद बलोच हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी सईद। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का 29 मई का फैसला कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से आज कमरा अदालत में ये महफूज फैसला सुनाया गया, जिसमें अदालत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को कलअदम करार दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की अपील सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये करार दिया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच का फैसला बतौर अदालती नजीर भी किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुलाकात का ना होना अपने फैसले में मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात का होना मद्देनजर रखा जाता तो ऐसा फैसला ना दिया जाता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में करार दिया है कि तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतल्लिक हो तो मुहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। इस फैसले में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से फैसले से इत्तफाक तो किया गया है, लेकिन साथ ही अपना इजाफी नोट भी लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच फैसला सुनाया है। जी बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। सईद बलोच हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान में ज़हनी सेहत के मसले के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं जो कि संगीन होता जा रहा है और इस हवाले से हालिया आदाद शुमार ने तशवीश पैदा कर दी है। वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 8 करोड़ अफराद नफसियाती मसाइल का शिकार हैं। ये इंकशाफ कौमी असम्बली में पेश किए गए आदाद शुमार से हुआ है, जिसमें बताया गया है कि मुल्क में ज़हनी अमराज की शरह में इस वक्त मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के तमाम बड़े अस्पतालों में नफसियाती इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं और मेडिकल कॉलेजेस में भी ज़हनी अमराज और शोबा नफसियात पर काम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि माहिर नफसियात के मुताबिक पाकिस्तान में ज़हनी सेहत का मसला अभी तक नज़रअंदाज किया जा रहा है और इसकी एक अहम वजह माली वसाइल की कमी है और ज़हनी अमराज के इलाज के लिए महदूद बजट है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 50 करोड़ अफराद मुख्तलिफ दिमागी अमराज में मुब्तला हैं और हर साल तकरीबन 8 लाख अफराद ज़हनी बीमारियों की वजह से अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि यह सूरत खासी तशवीशनाक है, जहाँ गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ज़हनी अमराज की शरह में नुमाया इजाफा देखा गया। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक पाकिस्तान में ज़हनी अमराज की बुनियादी वजूहात में सियासी अदम इस्तेहकाम है, महंगाई है, गुर्बत है, रोज़गार की कमी है और अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल भी शामिल हैं। इसके अलावा दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, आबादी में बेतहाशा इजाफा है, बुनियादी सहूलियात का फुकदान है जिसने लोगों की ज़हनी सेहत को शदीद मुतासर किया है। अदम तहफ़्फ़ुज़, मुआशरती अदम इस्तेहकाम और इक़्तिसादी मसाइल के बायस लोगों में मायूसी और ज़हनी दबाव की शरह में इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल ज़्यादा मुतासर हो रही है, जिसकी ज़िंदगी में मायूसी और बेयकीनी बढ़ती जा रही है।
इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। डॉक्टर अली अजमल माहिर नफ्सियात हैं, उन्होंने हमें शो में ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। थैंक यू डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ज़हनी अमराज का जो एक तेजी से फैलाव है, इसकी वजूहात क्या है? जो पाकिस्तान में इस वक्त हम नंबर देख रहे हैं बहुत अलार्मिंग है। जी बिल्कुल, इसकी जो कुछ वजूहात आपने बता दी कि जैसे ये ज़हनी व नफ्सियाती अमराज जो वो हालात और ख्यालात की वजह से ज़्यादा होते हैं। अगर कोई मुश्किल हालात हैं, जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है, ऊपर से कुछ गुर्बत है, लोगों के पास वसाइल नहीं है, फिर नौजवानों पे एक एक्स्ट्रा एक प्रेशर है कुछ करने का, और लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, फिर किसी के घर के मसले, तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो हालातों वाक़यात हैं, और फिर कुछ जेनेटिक फैक्टर, और ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो हमारी दुनिया में भी ये कोविड के बाद जो मेंटल हेल्थ का जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कम हुआ है, मेंटल हेल्थ में ज़्यादा बीमारियां आई हैं। तो ये एक मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं, इनकी बिना पर किसी भी शख्स को ज़हनी व नफ्सियाती अमराज होते हैं। एक चीज़ हमने समझनी है कि कोई भी किसी भी किस्म का जो ज़हनी व नफ्सियाती मसला है वो कोई उल्टा सीधा खाने से नहीं होता, वो किसी जर्म के अटैक से, इन्फेक्शन से नहीं होता। ये बहरहाल इंसान के हालात, उसको जो जिंदगी में मुश्किलें, टेंशन हैं, मुसीबतें हैं, और उसके बाद उसकी सोच, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुर्बत कह लें या जॉब का ना होना या किसी भी किस्म के मसाइल अगर ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल की वजह बने बीमारियों की, तो फिर तो सारे दुनिया में गरीब लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये मुख्तलिफ चीजें मिलकर मजीद भी बात करते हैं। बराह रास्त अभी हमें जाने के लिए कहा जा रहा है, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नोटेबल्स हैं, किसी न किसी तरीके से हुकूमत को अप्रोच करें ताकि उस कीमती जान को ज़ाया होने से बचाया जा सके, और उसकी वजह से जिन लोगों ने शहीद हो जाना है उनको बचाया जा सके। तो मैं एक बार फिर अपनी बेटी को वेलकम करता हूँ, मेन स्ट्रीम में वेलकम करता हूँ, इस दुआ के साथ कि वो जो पैगाम इसने उस दिन बलोचों को दिया है, उन बलोच बच्चों को दिया है जो वरगलाए गए हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए, झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने मासूम बलोच हैं जो इस तरह मारे गए हैं। क्या एंड क्या है उसका? एंड तो उसका कोई ऐसी लाहासिल सी जंग है जिस जंग में ये बलोच को धकेला जा रहा है। बलोच, मैं बार बार कहता हूँ कि आम बलोच ये फ़ैसला ख़ुद कर ले कि आप एक तालीम याफ्ता, आप एक जो बरसरे रोज़गार है, ऐसी एक बच्ची को जो माशरे में अपना एक पॉजिटिव इनपुट दे रही है, उसको आप यहाँ से उठा के प्रोपेगेंडा टूल्स के ज़रिए, झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए उसके दिमाग की कन्वर्जन करते हैं, और फिर उसको कैंप्स में लेके जाते हैं, और उन कैंप्स में जो कुछ हो रहा है वो भी खुदा की पनाह। तो वहाँ पर जाकर आप उनको एक्सट्रीम स्टेप पे लेके जाते हैं, सुसाइडल कराते हैं। उसके मुकाबले में आपकी हुकूमत एक आम बलोच खातून को उठाती है, उसको PhD करा रही है, ऑक्सफोर्ड में करा रही है, हार्वर्ड में करा रही है, दुनिया के 200 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स दे रही है, ताकि वो जो इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक कहा गया, वो इकरा सिर्फ मर्द के लिए नहीं कहा गया, वो हर इंसान के लिए कहा गया। तो हम तो वो पहली आयत पे बिलीव करते हुए बलोच बच्चियों के तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं, बलूचिस्तान के बच्चियों के तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं, और आप हमारी तालीम याफ्ता बच्चियों को उठाकर इस जंग की ईंधन में सिर्फ अपने डॉलर्स के लिए। और फिर आप देखें कि जिस तरह पंजगूर का कल वाक़या हुआ, इंतहाई अफसोसनाक, और उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। अब एक सॉफ्ट टारगेट है, आप सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते थे, आप जाकर लेवीज पुलिस पे हमले करते थे। जब वहाँ पर पसपाई मिलने लग गई तो अपनी न्यूसेंस वैल्यू बनाने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, मीडिया में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए आपने क्या चूज़ किए कि मासूम तरीन लोग लेबरर्स हैं, बलोच रवायात में इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी बलोचों पर है, और आप जाकर उनको बेदर्दी के साथ, वो बेचारे सो रहे होते हैं, मासूम लेबरर्स हैं, सॉफ्ट टारगेट है, आप रैकी करते हैं पूरे शहर में। जैसे मैंने आप कहा कि सरकारी जो तामीराती काम हो रहे थे, वहाँ पर तो हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं कि ये किस सूबे से हैं, किस सूबे से हैं, किधर से हैं, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाता रहा। अब ये एक प्राइवेट घर में काम कर रहे हैं जिसका गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है, और ऐसे में जाके आप उनको ढूंढते हैं, आपकी इंटेलिजेंस जो है वो शहरों के अंदर मौजूद है, लोग आपको इतला देते हैं कि ये पंजाबीज यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप जाके उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते हैं। ये कैसे ऐसे बलूचिस्तान आज़ाद होगा? ये कैसे बलूचिस्तान बलोचों की आप खिदमत कर रहे हैं? ये कैसे बलूचिस्तान की खिदमत है? खून की होली खेल कर, वायलेंस के जरिए,
और फिर आपने देखा कि क्वेटा में एक बार्बर की क्या हैसियत है इस जंग में। जब जंग नई धोबियों तक आ गई है तो इस जंग को तर्क ही कर दे। क्या आप जाके एक मासूम बार्बर को उसकी दुकान पे मार के कहते हैं कि ये जी मैंने बलोच की खिदमत की। बलोच की खिदमत यह है कि आप पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में पॉलिटिक्स करें। बलोच की खिदमत यह है कि बलोच राइट्स की बात पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करें। बलूचिस्तान और बलोच की खिदमत यह है कि आप उनके बच्चों को स्कॉलरशिप्स दें, उनको बेहतर तालीमी मौक़े दें, उनको बेहतर सेहत के मौक़े दें, उनकी बेहतर डेवलपमेंट करा सके। तो मैं आखिर में एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी इस बेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रियलाइज़ किया इसने कि मैं गलत रास्ते पे। इस तरह की सैकड़ों बच्चे और बच्चियाँ हैं जो वहाँ पर कैंप्स में मौजूद हैं। वो सबसे पहले उनका बाहर का रास्ता मुनक़ता कर देते हैं, बाहर का राब्ता मुनक़ता कर देते हैं, ताकि जो उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है या जो उनके ब्रेन में जहर उगला जा रहा है उसकी रियलिटी बाहर की दुनिया से उनको हो ही ना। तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें। वो आप कब तक देखें, रियासत जो है वो लोग कहते हैं हमेशा माँ की तरह होती है। रियासत की माँ का किरदार ज़रूर है, वो हम किरदार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ बाप का किरदार भी तो है। वो किरदार भी तो हमने अदा कर रहे हैं। हम एक दफ़ा होगा, दो दफ़ा होगा लोगों को गले लगाएंगे, लेकिन तीसरी दफ़ा तो आप हमें मजबूर न करें दीवार से लगा के कि हम वो काम करने लग जाएं और उससे जो है वो न सिर्फ आम पब्लिक का नुकसान हो जाए। ऐसा ना हो कि मैस माइग्रेशंस करनी पड़े। जब मिलिट्री जाती है या ऑपरेशंस होते हैं तो उसके फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो हम वो नहीं चाहते। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। एक तो उनकी कैपेसिटी नहीं है, दूसरा ये है कि हम ये चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम स्मार्ट काइनेटिक IBOs के ज़रिए इनको ख़त्म करें और इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान सरफराज बुगटी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। राह रास्त आपने मुलाहिज़े देखे हैं, कोयटा में मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं और अपने सेगमेंट की तरफ वापस आते हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे थे ज़हनी अमराज के हवाले से। ज़हनी अमराज के तेज़ से बढ़ने की वजूहात पर भी एक बार फिर हमसे बात करेंगे। कोयटा के मनाजिर थे जहाँ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मासूम बलूचों को वरगलाया जाता है और झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा किया जाता है। हम सूबे की बच्चियों को तालीम दे रहे हैं और हमारी तरफ से ही कोशिश की जा रही है कि बलूचिस्तान में भी जो रियासत है वो जिस तरह से माँ का किरदार अदा कर रही है और जिस तरह से वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यह भी कहा है कि मासूम लोगों के खून से होली खेलना भी अफसोसनाक है। तो वो एक्टिविटी हमारी हार्म होगी, तो हम इंशाल्लाह ताला जब एक कंक्रीट कामयाबी हासिल कर लेंगे इस नेटवर्क के ख़िलाफ़, सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है सिंस मार्च 2024। हम नोशी के वाक़े से लेके अगर ये पंजगुर के वाक़े तक देखें तो इस हवाले से सर सिक्योरिटी को बेहतर करने के हवाले से, क्योंकि अगर ये सारा टेन्योर देखें तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि वाक़यात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और सॉफ्ट टारगेट जो है वो टारगेट होते ही जा रहे हैं। सर उनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है कि आपको एक राइज नज़र आ रहा है और ये एक पेंडुलम की तरह ये राइज जो है ये पहली दफ़ा नहीं है। मच का अटैक आप देख लें, उसके बाद एक मस्तूम का अटैक देख लें जो पहले हुए थे, तो ये एक पेंडुलम की तरह है। कभी इस एक्सट्रीम पे चला जाता है, कभी इस एक्सट्रीम पे चला जाता है। जब ये इस एक्सट्रीम पे चला जाता है कि जहाँ पर आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होने लग जाती है, जब वहाँ पर आपको अमन फील होने लगता है, तो आप अपीसमेंट की पॉलिसी पे आ जाते हैं। क्या हमने नहीं देखा कि 2021 में 20 में इन्हीं दहशतगर्दों को छोड़ा जा रहा था, इन्हीं दहशतगर्दों को छोड़ा जा रहा था कि जाए ताकि रीग्रुप हो जाए, रीस्ट्रेंथन हो जाए। तो ये इस लड़ाई को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जब हमारा पेंडुलम लॉ एंड ऑर्डर का हमारी साइड पे आ जाता है तो हम सारे ढीले पड़ जाते हैं और वो गोरेला वॉर स्ट्रेटजी के कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बलूचिस्तान के हुकूक के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आइन में तमाम चीज़ें वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं और जिस तरह से हमने देखा कि उनका ये भी कहना था कि तालीम के हवाले से भी, ख़वातीन की तालीम के हवाले से, बच्चियों की तालीम के हवाले से भी काम किया जा रहा है। बलूचिस्तान के जो मासूम बलोच हैं उनको वरगलाया जा रहा है, झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा किया जाता है। उन्होंने कहा कि वालिदैन को भी ये चाहिए कि वो अपने बच्चों पर भी नज़र रखें। वो तमाम पढ़े लिखे बच्चे जो जिन पर रियासत माँ का किरदार अदा कर रही है उनको वरगलाया जा रहा है, उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मासूम लोगों के खून से
होली खेलना भी अफसोसनाक है और तशद्दुद के रास्ते के बजाय बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत का अज़्म भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह से बलूचिस्तान के लोगों को मारकर उनकी खिदमत का ऐलान किया जा सकता है। और कोयटा में जिस तरह से हमने देखा कि एक मासूम बारबर को जिस तरह से मारा गया है, वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। और उन्होंने कहा कि एक या दो बार तो हो सकता है कि इन तमाम जो शरपसंद हैं उनको हम गले लगा लें, लेकिन उसके बाद रियासत का भी अमली फ़र्ज़ है। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, बलूचिस्तान के मासूम बलोचों को वरगलाया जाता है। सरफराज बुख्ती ने मीडिया से गुफ्तगू की है, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वो करें कोयटा में, और उनका ये कहना था कि इन तमाम अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, एक बार फिर से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में ज़हनी अमराज के हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, वजूहात पर हमने बात कर ली हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इसकी अलामात क्या होती हैं, क्योंकि हमारे माशरे में उस तरह से अवेयरनेस नहीं है कि अगर कोई भी इंसान ज़हनी तनाव का शिकार है, क्या ऐसी अलामात हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शख्स इस चीज़ में मुब्तला है? अच्छा ना, इसमें देखें जो ज़हनी व नफ्सियाती बीमारियाँ हैं, ये तकरीबन 150 के अक़साम हैं इसकी। अब हर बीमारी की मुख्तलिफ किस्म की अलामत है, लेकिन अगर हम एक जनरल अलामात की बात करें तो देखें कि एक विजिबली जब बिहेवियर में देख के ही पता चल जाता है कि ये बंदा बज़ाहिर तौर पे परेशान है, मायूस है थोड़ा सा, या इसके जो हरकत और सकनात हैं वो नॉर्मल लोगों से थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा, ये ना एक जनरल किस्म की आम अलामात हैं जो किसी भी मसले में हो सकती हैं, ज़हनी व नफ्सियाती मसले में। लेकिन अगर आपने जैसे तनाव की बात की तो तनाव में आमतौर पर देखें कि मूड का चिड़चिड़ापन हो जाना, रिलेशनशिप खराब हो जाना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, कंसंट्रेट ना कर सकना, काम को टाल मटोल करते रहना, नींद का मसला होना, भूख का ना लगना, तो ये कुछ अलामात ऐसी हैं जो तनाव में या डिप्रेशन में भी आमतौर पे होती हैं। डिप्रेशन में आमतौर पे मायूसी और जो तवानाई है उसकी कमी होती है। तो ये कुछ जनरल अलामात हैं जो किसी भी ज़हनी व नफ्सियाती मसले में होती हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि अगर लोगों से झगड़े हो रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। आमतौर पर आप देखें रिलेशनशिप के आजकल कितने मसले चल रहे हैं, घरों में कितने झगड़े चल रहे हैं, लोग दूसरों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये भी ज़हनी व नफ्सियाती अमराज की ही अलामात हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि नींद ना आना, भूख ना लगना, या भूख बहुत ज्यादा लगना, या नींद ना आना, या बहुत ज्यादा कम आना। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, प्लान करते रहते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं कर सकते। जब काम करने लगते हैं तो उनमें वो तवानाई, वो एनर्जी नहीं होती। ये भी ज़हनी व नफ्सियाती मसले की ही तरफ हमारा इशारा कर। तो उसके अलावा अगर दूसरा बच्चों में आ जाए तो बच्चों में आजकल ऑटिज्म के मसले पाए जाते हैं, ADHD के मसले पाए जाते हैं। उसकी अलामात कुछ मुख्तलिफ हैं। उसमें आमतौर पे ये देखें कि बच्चों का अगर कंसंट्रेशन नहीं रहती, बच्चे झगड़ते हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, पढ़ाई पे तवज्जो नहीं है, लैंग्वेज में डिले आ गया, तो ये कुछ बच्चों में पाए जाने वाले ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल के अलावा हम देख रहे हैं कि बच्चों में एक स्टडीज का जो प्रेशर है आजकल, उसकी भी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे भी काफी ज़हनी तनाव का शिकार हैं। बिल्कुल जी, गला तो घोट दिया अहले मकतब ने तेरा, कहां से आए सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि बच्चों पे आमतौर पे का प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर, कि बच्चों में एक क्रैमिंग हो रही है, बच्चों को जी रट्टे की तरफ लगाया हुआ है और स्किल सिखाई नहीं जा रही, सिर्फ प्रेशर जो है वो बिल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखिए कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो दुनिया में कोई इतना खातिर-खा नहीं तरक्की कर सका। तो उसकी वजह से बिल्कुल आपने ठीक कहा, बच्चों में ना सिर्फ तनाव बढ़ रहा है बल्कि बच्चों में कंडक्ट का मसला आ रहा है, बच्चे लड़ रहे हैं। आजकल आप देखें सोशल मीडिया का दौर है कि बच्चे गेमिंग की तरफ जा रहे हैं, और फिर छोटे छोटे बच्चों में जो रिकॉर्ड आजकल डिप्रेशन रेट पाया जा रहा है। आप देखेंगे बच्चों को क्या मसले होने, लेकिन इन्हीं वजूहात की बिना पर जो क्या तनाव हो गया, गेमिंग के इश्यूज हो गए, उसके अलावा जो फिर पेरेंट्स का बाहर का गुस्सा बच्चों पे निकालना, तो रिकॉर्ड आजकल बच्चों में ज़हनी व नफ्सियाती मसले पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि आवाम को ज़हनी सेहत के बारे में जब हम आगाही की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम किए जाते हैं या नहीं? आप देखिए, वैसे जितने किए जाने चाहिए उतने तो नहीं किए जाते। बहरहाल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हेल्थ पे जितना इंपॉर्टेंस देनी चाहिए उतनी नहीं दी जाती, लेकिन उसके बाद अगर हम पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही नहीं दी जा रही। और उसमें यह है कि लॉज मौजूद हैं लेकिन उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। लॉज में है कि हमें जी अवेयरनेस देनी चाहिए और कलेक्टिव केयर होनी चाहिए, जिससे हमारे हॉस्पिटल्स में एंड ऑल दैट, लेकिन मसला यह है कि वो नहीं हो पा रही। आप देखें कि माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो बड़े शहरों तक महदूद हैं। अब उनको कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे शहरों में आमतौर पर दूर दराज के इलाकों में नहीं जाते, जिसकी वजह से बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जितनी अवेयरनेस देनी चाहिए उतनी नहीं। अच्छा, उसमें फिर दूसरी वजह यह है कि इन बीमारियों के हवाले से अवेयरनेस
अवेयरनेस इस वजह से भी जरूरी है कि आमतौर पे जो स्किज़ोफ्रीनिया की आम अलामात है, जिसमें कुछ चीजें नजर आती हैं, कुछ दिखाई देती हैं, कुछ सुनाई देती हैं, ये केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन में होता है। अब जो अवेयरनेस नहीं है, लोग क्या करते हैं, लोग मुख्तलिफ लोगों की तरफ वो चले जाते हैं। आमतौर पर आपने देखा है जो कि अमलों के पास चले जाते हैं। अब जिसमें बाय द वे होता क्या है कि वो कुछ ऐसी स्टोरी बता देते हैं जिसकी वजह से प्लेसिबो इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि जिसको थोड़ा सा स्किज़ोफ्रेनिया लेट से वो ज्यादा हो जाता है। और बाय द वे फिर ऐसे लोगों की अपनी ज़हनी सेहत जो है वो कंप्रोमाइज होती है। अगर आप देखें तो वो बुरे हाल है, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वो इलाज कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से हम जिस चीज का इलाज कराने जाते हैं उसको ज्यादा खराब कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आपको ये लगता है कि जैसे हमने अवेयरनेस की बात की है, अगर हम बजट की भी बात कर लें तो इस हवाले से कोई मखसूस मुख्तस बजट भी है या नहीं है? जी जाहिर बात है, हेल्थ का बजट तो है, लेकिन अगेन जितना हेल्थ के ऊपर तरक्की याफ्ता ममालिक खर्च करते हैं उतना तो बहरहाल नहीं है। अच्छा, उसमें हेल्थ में फिर जो मेंटल हेल्थ है बजट आते आते वहां पे बहुत कम हो जाता है, और इतना कम है कि जिसकी वजह से माहिरीन नफ्सियात जो डॉक्टर्स हैं वो उस मुल्क में रह ही नहीं रहे। आमतौर पे वो यहाँ पे ब्रेन ड्रेन तो ओवरऑल हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली माहिरीन नफ्सियात इस मुल्क से जा रहे हैं क्योंकि इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा। और आप फिर देखें कि आप एक सर्वे कर लें कि जो बड़े बड़े शहरों से दूर दराज के इलाके हैं वहां पे तो सीट्स खाली हैं माहिरीन नफ्सियात की, क्योंकि लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे, जा ही नहीं रहे, इंसेंटिव नहीं है। बजट होगा तो यकीनी बात है उनको इंसेंटिव देंगे तो आपका टैलेंट भी रुकेगा, फिर वो लोग काम भी करेंगे और ओवरऑल ज़हनी सेहत में। एक बात आप याद रखें, हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो मेंटल हेल्थ के बगैर कुछ नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन के लोग हैं, मरीज हैं जिनको जिस्मानी तौर पे कोई बीमारी नहीं है, हट्टे कट्टे ठीक है, लेकिन क्योंकि डिप्रेशन है उनकी लाइफ की क्वालिटी कोई नहीं है, वो बिल्कुल इसी तरह से है जैसे खुदा ना खास्ता कोई कैंसर वगैरह हुआ है, उनकी लाइफ की क्वालिटी एक्टिविटी वही है। तो अगर हमने जब भी हेल्थ की बात करनी है, हाँ, इंसान ने जहन से चलना है। अगर जहन उसका ठीक नहीं है तो आप जिस्म में कुछ भी कर लें, कुछ हेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं इंडिविजुअली तौर पर जिस भी इंसान को अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है वो खुद से भी इसको ठीक कर सकता है, वो खुद से इस पर क्या काम कर सकता है? अच्छा, इसमें देखें ना, खुद से जहां तक बात है तो अगर तो थोड़ा बहुत किसी को वक्ती टेंशन, मसले मसाइल, फ्रस्ट्रेशन है तो यकीनी तौर पर वो खुद भी कर सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़ी सी कर ले, कोई एक्सरसाइज वगैरह कर ले, कोई अच्छा खाना खा ले, अपनी नींद को बेहतर कर ले, सोशल लाइफ को बेहतर कर ले, तो छोटे मोटे मसले हल हो जाते हैं। लेकिन अगर बीमारी हो गई, लेट्स से डिप्रेशन हो गया, मेजर डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है या कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है, जैसे मैंने बताया कि 150 के करीब ज़हनी व नफ्सियाती बीमारियां हैं, अगर बीमारी हो गई तो फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। ये एक बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि जी अगर डिप्रेशन, किसी को क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया तो वो बस अपनी जी सेहत का ख्याल रखे, टेंशन ना ले, वो जी बस घूमे फिरे तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जब बीमारी हो गई तो उसका फिर आपको ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा किसी डॉक्टर से। हाँ, अगर छोटे मोटे मसले हैं, जैसे फर्ज करें जी कि हम एक जर्नल बात कर देते हैं कि अगर कोई बंदा अपना वेट कम करना चाहता है तो यकीनी तौर पे वो वॉक करे, अपनी उसके बाद अपनी डाइट को ठीक करे। इसी तरह से अगर ज़हनी मसले की बात करें तो अगर कोई बंदा टेंशन में है तो ठीक है जी, वो भी अपनी डाइट का ख्याल करे, वॉक करे, अपनी सोशल लाइफ को दोस्तों से मिले जुले, तो उसका थोड़ा सी टेंशन रिलीज होगी। लेकिन अगर हम कहें कि डिप्रेशन ऐसे ठीक हो जाएगा या स्किज़ोफ्रेनिया, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, खुद ब खुद टोटके करते रहेंगे तो वो फिर बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। ठीक है, उसके लिए फिर हमें माहिर नफ्सियात की, साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी है। अच्छा, हमारे यहाँ अलमिया ये है कि अगर आप साइकियाट्रिस्ट पर जा रहे हैं तो फिर आपको पागलों की लाइन में डाल दिया जाता है, मुख्तलिफ अलकाब से पुकारा जाता है, तो ये एक जो टैबू बन चुका है हमारी सोसाइटी में, ये कितना खतरनाक है या कितना गलत? जी, खतरनाक तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग जो हैं वो इलाज नहीं कराते इसकी वजह से, और वो सफर करते रहते हैं साइलेंस में। अब इसका जो आपने कहा कि ये कितना खतरनाक है, तो जी बहुत खतरनाक है इस वजह से कि लोग इलाज नहीं करा रहे। अब इस टैबू में एक चीज हमने समझनी है, देखें जो ज़हनी व नफ्सियाती मसले हैं वो जैसे मैंने बताया 150 से ज्यादा है। कोई एक आधा ऐसा ज़हनी मसला है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या कोई साइकोटिक डिसऑर्डर हो गया जिसमें हालातों वाकयात या इंसान की हरकतों सकनात ऐसी होती हैं जिनको हम टिपिकली टीवी ड्रामा में पागल के तौर पे पोर्ट्रे करते हैं। बाकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जितने ज़हनी व नफ्सियाती मसले हैं वो तो बिल्कुल लोग नॉर्मल बिहेव करते हैं, उनके कोई गंदे कपड़े नहीं है, कोई बाल बिखरे नहीं है, फटे हाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनका ये है कि वो साइलेंस में खामोशी से सफर कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि फैमिली में किसी को डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या दोस्तों में, साथ वाले को पता भी नहीं है कि इसको कोई मसला है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है जब सुसाइड करते हैं तो पता चलता है कि कल तो ठीक था, अब क्या हुआ, फिर पता चलता है कि डिप्रेशन था इसको, लेकिन हमें पता नहीं चला। तो बात यह है कि ये चीज हमने समझनी है कि ज़हनी व नफ्सियाती अमराज का पागलपन से कोई ताल्लुक नहीं है। एक आध बीमारी ऐसी होती है जिसकी वजह से कोई हरकतों सकनात ऐसी होती हैं कि इसको मुर्फ़े आम में पागल लोग कहते हैं, लेकिन बाकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस नॉर्मल। बाय द वे ये तो ज़हीन लोगों को होती है। आमतौर पर जो शख्स सोचेगा, जो
मतलब अपने दिमाग को चलाएगा उसको टेंशन होगी ना, नहीं तो क्यों होगी किसी को टेंशन। तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसका पागलपन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, आप गए डॉक्टर के पास, आपने ट्रीटमेंट कराया, अपनी जिंदगी गुजारी। इसी तरह से एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। जुकाम बुखार की दवाई खाई, ठीक हो गए, इसका भी ट्रीटमेंट कराएं और ठीक हो गए, जिंदगी गुजारें। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और यकीनी तौर पर हमारा जो जहन है उसकी सेहत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अच्छे हालात में हो, क्योंकि अगर हमारा जहन पॉजिटिव काम करेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा, तो जो हमारे बाकी ऑर्गन्स हैं उनको भी जो सिग्नलिंग है वो एक अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान का सॉफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का सफर सेमीफाइनल में ही खत्म हो गया है। एक सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों पेनल्टी शूटआउट में 8-7 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जनूबी एशिया के 7 ममालिक के दरमियान भूटान के शहर थिम्पू में होने वाले इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल इंतहाई दिलचस्प रहा। पाकिस्तान ने मैच का आगाज बहुत शानदार तरीके से किया। मैच के 32वें मिनट में मोहम्मद शहाब अहमद ने शानदार गोल करते हुए पाकिस्तान को बढ़तरी दिलाई। इसके बाद 62वें मिनट में अब्दुल रहमान ने पेनल्टी के मौके पर गोल करके पाकिस्तान की सबकत को 2-0 तक पहुंचा दिया। लेकिन बांग्लादेश ने वापसी करते हुए 74वें मिनट में पहला गोल किया और फिर मैच के आखिरी लम्हात यानी 94वें मिनट में एक और गोल करके मुकाबला 2-2 की बराबरी पर ले आया। फिर पेनल्टी शूटआउट का मरहला आया जहां मुकाबला एक मौके पर 7-7 से बराबर था। ताहम पाकिस्तान ने 8वीं पेनल्टी ज़ाया कर दी और बांग्लादेश ने गोल करके फतह अपने नाम कर ली। आज दिफाई चैंपियन भारत और बांग्लादेश के दरमियान फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। भारत ने अपने सेमीफाइनल में नेपाल को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है बट अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल में जगह नहीं बना सके। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। टीम के हेड कोच हैं सज्जाद महमूद और पाकिस्तान फुटबॉल टीम अंडर 17 के खिलाड़ी खुबैद खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सज्जाद साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस सेमीफाइनल में टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आप क्या समझते हैं मैच के आखिरी लम्हात में गोल्स रोकने के लिए किस चीज़ की कमी रही? कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो पाकिस्तानी टीम के से उस वक्त मिस हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया और एक मौका दिया कि हम अपने व्यूज को यहाँ डिस्कस कर सके। असल में बहुत अच्छा मैच खेला हमारी टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ और थ्रू आउट इस इवेंट के दौरान हमारी टीम ने परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत अच्छी दिखाई। अपने लीग के तीनों मैचेस में बेस्ट परफॉर्मेंस थी। बांग्लादेश की टीम भी इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो हमसे इतनी अच्छी नहीं थी। हम उसे आसानी से जीत सकते थे और उस स्ट्रेटजी में हम कामयाब भी हुए। हमने 2 गोल उसको पहले से ही करने के बाद अपनी पोजीशन को स्टेबल कर लिया। लेकिन जो जो मैच चलता गया, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो है ना वो बारिशें वगैरह कम होती हैं, यहाँ बारिशें ज्यादा होती हैं, तो एक जो उस रेन का इफेक्ट चल रहा था हमारे साथ। ठीक है। तो क्योंकि जो रेन होती है तो एक तो ये ग्राउंड जो है ना वो एस्ट्रोटर्फ है, आर्टिफिशियल ग्राउंड है। आर्टिफिशियल ग्राउंड में हमारे बच्चों की इतनी ट्रेनिंग नहीं होती, तो रेन में भी फिर आगे उस बच्चे को स्किल का प्रॉब्लम बनता है। बॉल कंट्रोल करना ये डिफिकल्टी होती है। फिर जब हमारा गोल 2-1 स्कोर हो गया तो फिर टीम के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर आता है कि हमने अपने गोल को सेव करना है, हमने विन करके निकलना है। तो वो उस चीज का एडवांटेज उस टीम को जाता रहा। और वो जो रेनी सीजन में वो खेलने के आती हैं, यूज टू है वो बांग्लादेश वाले, तो उस चीज का एडवांटेज उन्होंने लिया और लास्ट मिनट में जो है ना वो गोल हम ना उसको बचा सके। बैड लक हुई हमारे साथ, नहीं तो ठीक है। अच्छा खुबैद, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पेनल्टी शूटआउट पे हमने देखा कि इस मैच का फैसला हुआ, आखिर में हम अपनी जो पेनल्टी थी वो जाया कर बैठे। आपके ख्याल में टीम के लिए दबाव किस तरह से असरअंदाज हुआ? जी खुबैद, आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरा नाम खुबैद है और मैं पल्लू केस पर करता हूँ। जी सजाद, हमें अभी खुबैद की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस टूर्नामेंट में जिस तरह से हम भी ये देखते आए हैं, हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात की है, बड़ा ज़बरदस्त हमारे जो प्लेयर्स हैं परफॉर्म करते रहे हैं। जो इशू अब आपने मुझे बताया है आर्टिफिशियल ग्रास की आप बात कर रहे हैं, रेन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, अब जब वापस आएंगे इस इशू पर भी काम किया जाएगा? जी, अगर आप थोड़ा मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको जो है ना इसका इस इवेंट का भी क्लियर कर दूं और अपनी टीम के बारे में भी कुछ बता दूं। ये अंडर 16 का जो साफ का एक प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था साफ
साफ का इस रीजन के कंट्रीज के लिए। ये शुरू हुआ 2011 में, फर्स्ट एडिशन था इनका। 2011 में पाकिस्तान अंडर 16 जब लेके आया तो मैं ही उस टीम का हेड कोच था, तो वो नेपाल में हुआ था वो हमारा। तो नेपाल में हमने सेमीफाइनल बांग्लादेश को 2-0 जीता और फाइनल में हमने इंडिया को 2-1 जीता। तो फर्स्ट एडिशन का गोल्ड मेडल जो है ना वो हमारे पास था 2011 के। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 2013 में हम फिर खेले, हमारी टीम उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकी। 2018 के अंदर पाकिस्तान टीम फाइनल आ रही पेनल्टी किक्स पे, और 2023 में फिर जो है ना हमें दोबारा से चांस मिला यहाँ आने के लिए। जब ये टीम की जो फॉर्मेशन थी इस दफा 2023 में, इस पे एक बड़ा अच्छा काम हुआ पहली दफा कि कैंडीलैंड एक स्पॉन्सर है हमारे साथ, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की कोलैबोरेशन के साथ हमारे साथ चल रहा था। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया 2023 जनवरी में PFF के साथ मिलकर, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ मिलकर, कि हम यूथ के ऊपर जो है ना हमारे साथ काम करना चाहते हैं। तो PFF ने कहा कि जी ठीक है, हम इसके लिए जो ना अंडर 16 टीम की तैयारी के लिए आपके साथ मिलकर करते हैं। उन्होंने हमारे साथ ट्रायल शुरू किए, जनवरी फरवरी में ट्रायल शुरू है 2023 में, और ये जून तक चलते रहे। पूरे मुल्क के तकरीबन 30 से 32 शहरों में हमने ये ट्रायल्स किए। ठीक है। और ये इन ट्रायल्स के अंदर तकरीबन 3000 बच्चा हमारे पास आया। इन बच्चों में से हमने 30 लड़के हर रीजन में, हर सूबे में सिलेक्ट किए, 4 सूबों में और एक इस्लामाबाद में। ठीक है। फिर हमने इनके रीजनल ट्रेनिंग कैंप्स लगाए वहां पे 30 लड़कों के 5 सेंटरों में, कोयटा, कराची, इस्लामाबाद, कोहाट और लाहौर। बिल्कुल सजा साहब, उसका रिजल्ट भी हम देख रहे हैं कि हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करती रही है। अनफॉर्चुनेटली पेनल्टी शूट आउट पर फिर आपको पता है कि मुश्किल हो जाती है जरा, फिर भी टीम ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। खुबैद, आपसे मैं जानना चाहूंगा आपका ये एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और हमारी टीम बहुत अच्छी खेली है। और बस बैट लग रहा हमारा कि आखिर में हमारा 2 गोल बराबर हो गया और पेनल्टी में चली गई मैच, और 8वीं पेनल्टी रोक गई हमारी। ठीक है। और आपकी जो अपनी जाती परफॉर्मेंस थी टूर्नामेंट में, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में अब नेक्स्ट क्या तैयारी करने जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी 4 मैचों में, और मैंने गोल भी किया गोडाउन के खिलाफ दूसरे मैच में जी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे भी अच्छे होंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फाइनल जीत के आएंगे। ठीक है। सजाद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब पाकिस्तान अंडर 17 टीम ने जिस तरह से सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की, अब आप क्या देख रहे हैं आने वाले मुकाबलों में ये टीम मजीद कामयाबियां समेट सकती है? यकीनी तौर पर हम अपनी जीत से भी सीखते हैं, हार से हम कुछ ज्यादा सीखते हैं। जी यकीनी तौर पे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अंडर 19 का इवेंट होना है साफ का और AFC क्वालिफायर, तो हम इसी टीम को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2023 में इसी टीम ने अंडर 16 खेला था और ये वही टीम है, उसी टीम को हम आगे लेकर चल रहे हैं। 20 लड़के वही थे, 3 लड़के हमने नए ऐड किए, और तीनों की जो है उन तीनों लड़कों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, आउटस्टैंडिंग थी। काशिफ गोलकीपर है, उसमें हमारे शरफ खान है और तला खान, इन तीनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर 19 में इसी टीम को आगे कंटिन्यू करें, और कुछ नए लड़के अगर हम समझते हैं कि उसमें ऐड करें तो वो उसको ऐड करके नेक्स्ट ईयर साफ चैंपियनशिप अंडर 19 में हम अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। ठीक है। बेस्ट विशेस हैं हमारी पाकिस्तान फुटबॉल टीम के लिए, साफ टीम के लिए, जो कि बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करके इस वक्त आए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने जगह बनाई है। सेमीफाइनल में अनफॉर्चुनेटली हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। सजाद महमूद हेड कोच हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और उसके साथ साथ पाकिस्तान फुटबॉल टीम अंडर 17 के खिलाड़ी खुबैद खान ने भी हमें ज्वाइन किया था, और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की रही है। जहाँ सिर्फ क्रिकेट की बात की जाती है, वहाँ दूसरे खेलों में भी पाकिस्तान के जो एथलीट्स हैं, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से हमें रिप्रेजेंट करते हुए भी दिखाई देते हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।